हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे संपूर्ण संविधान के बारे में और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको पूरा संविधान समझाने वाला हूँ। एक सच्चे नागरिक के नाते या एक सच्चे भारतीय के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप संविधान के प्रति जागरूकता रखें और आज मैं आपकी उसी कमी को दूर करने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही समराइज और ऑथेंटिक तरीके से होने वाली है और अगले कुछ ही 5 से 10 मिनट में मैं पूरा संविधान समराइज और ऑथेंटिक तरीके से आपको समझाऊंगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे संविधान की और पूरा संविधान सिर्फ अगले 5-10 मिनट में आपका होगा। यह लेक्चर एक तरीके से एनिमेशन में चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको इतना सक्षम बना दूंगा कि बुढ़ापे तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी और अगर अपने पोता पोते को या नाता नातिन को आप ये चीज़ समझाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे उद्देशिका की, उसके बाद मैं बात करूंगा अधिकार के ऊपर, उसके बाद मैं बात करूंगा स्टेट के ऊपर। 3 पार्ट में बेसिकली मैं इस लेक्चर को लेकर चलूंगा और बहुत ही समराइज तरीके से बहुत ही फास्ट बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी साथ साथ में आ जाए। एक तरीके से यह रिकॉर्ड बनाने का प्रयास हो रहा है कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। कितना फास्ट तरीके से किसी ने आज तक मुझे लगता समझाया होगा। हम बात करते हैं उद्देशिका की। उद्देशिका से तात्पर्य है कि जो संविधान निर्माण कर रहे थे, जो संविधान सभा में लोग थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनका चश्मा क्या था देखने का कि हमें अपने देश की व्यवस्था किस प्रकार स्थापित करनी है, हमें अपने देश के लोगों को क्या अधिकार देने हैं, हमें अपने देश में किस प्रकार का सिस्टम तैयार करना है। तो उस टाइम पर जो उनका नजरिया था उसको उन्होंने एक तरीके से उद्देशिका में संग्रहित किया, एक तरीके से उसको स्थायी कर दिया कि अगर आने वाले समय में हमने जो संविधान बनाया है उसमें कुछ ऐसी अड़चन उत्पन्न हो जाती है, हमें कुछ ऐसी क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है, तो हम या जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी वह उद्देशिका को पढ़े और उसके संदर्भ में देखे कि यह चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उद्देशिका है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर और प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज अपनी संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बेसिकली उद्देशिका है। इसमें बेसिकली क्या क्या वर्ड आए हैं देखिए। पहला वर्ड है प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। ये बेसिकली शुरुआत में शब्द है, ये राज्य को दर्शाते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द आया है सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। उसके बाद है धर्म अभिव्यक्ति विचार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है और उसके बाद बात की गई स्वतंत्रता के बाद समता की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, इन चीजों की बात की गई है और इसके साथ में बोला गया है देश की एकता अखंडता, देश की एकता अखंडता। तो बेसिकली ये मेन वर्ड हैं जो उद्देशिका में हमारी मिलते हैं। अब इन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत के ऊपर किसी का कोई प्रभुत्व नहीं है, यानी भारत अपने आप में स्वतंत्र है, प्रभुत्व है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। जैसे अब ट्रंप का बयान आया था तो वह एक तरीके से हमारी जो प्रभुत्व है, जो हमारी सोवरेनिटी है उसके खिलाफ था और हमें उसका जवाब देना चाहिए हम भारतीयों को। समाजवादी का मतलब है कि एक तरीके से जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको भी राज्य साथ में लेकर चलेगा, उसको भी सशक्त करने का प्रयास करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्म सभी व्यक्ति सर्वधर्म सद्भाव के एक तरीके से अवधारणा रहेगी, यानी किसी एक धर्म का प्रभुत्व नहीं रहेगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यहाँ पर राजनीतिक न्याय जो है इसके संबंध में आगे बताएंगे। जैसे अधिकार हैं, अधिकार 2 हैं। ठीक है, एक हो गया आपके फंडामेंटल राइट, उसके बाद दूसरे हो गए DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। जो अधिकार है मौलिक अधिकार है उसमें बेसिकली 14, 19 और 21। ठीक है, अब इसमें 14 क्या है? 14 है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यहाँ पर है, विधि के समक्ष समता का है कि कोई भी चीज होगी वह गैर मनमानापन से होगी, यानी वहां पर मनमानापन नहीं होगा किसी भी अधिकारी का। ठीक है,
या आप कह सकते हैं कि आपने एक स्टेटमेंट देखी होगी, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, तो ये स्टेटमेंट वहां पर लागू होती है कि गैर मनमानापन होगा, गैर भेदभावपूर्ण होगा। कोई ऐसा काम कर रहा है कोई व्यक्ति, वह किसी कुर्सी पर बैठा, सरकार की कुर्सी पर बैठा, जो मनमाना कार्य कर रहा है, भेदभाव कार्य कर रहा है, तो वह आर्टिकल 14 के खिलाफ होगा। आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, आगे मैं वो चीज बताऊंगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि कोई भी चीज होगी जो है वो लॉ के अनुसार होगी, जो संविधान ने व्यवस्था की है वह उसके अनुसार होगी, उसी के अनुसार वह चीज चलेगी। अब 19 जो है 19 स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। आप अनुमान लगा सकते हैं क्या स्वतंत्रता हो सकती है। कोई व्यक्ति घर से निकला है बोलकर, तो बोलने की स्वतंत्रता, अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, समूह बनाने की स्वतंत्रता, पार्टी कर रहा है कहीं पर बैठ कर संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं निवास कर रहा है निवास करने की स्वतंत्रता, सभी होगी। 21 दैहिक स्वतंत्रता, सभी प्रकार की उससे संबंधित जितनी स्वतंत्रताएं हैं जो अन्य प्रोविजन में नहीं है, वो समझ लीजिए आप इसमें डाली गई है। साफ हवा की स्वतंत्रता, अच्छे पानी की स्वतंत्रता, या कह सकते हैं एकांत के विरुद्ध स्वतंत्रता, या कह सकते हैं आप जो विचारण है, शीघ्र विचारण की स्वतंत्रता, तो 19-21 में दी गई दैहिक स्वतंत्रता। और डीपीएसपी का मतलब है जो अधिकार नहीं दिए जा सके उस टाइम पर, और जो बाकी अधिकार बच गए, जो सामाजिक आर्थिक अधिकार बच गए, उनको भी देने का प्रयास करना। और उनके लिए स्टेट को यह दायित्व सौंपा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट इस संबंध में कार्य करेगा। जैसे आय के संबंध में कि एक सुनिश्चित स्तर की आय सभी लोग हासिल करें, इसके संबंध में, गरीबी को खत्म करने के संबंध में, उनके विकास के संबंध में। जैसे अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में दिया गया है कि पंचायतें का विस्तार करेगा, पंचायतों के संबंध में राज्य कानून बनाएगा। या कह सकते हैं आप अनुच्छेद 41-42 में जो महिलाएं होंगी या जो मजदूर हो गए, उनके अधिकारों के संबंध में, उनके संरक्षण के संबंध में। या कह सकते हैं ये जो डीपीएसपी है ये एक तरीके से आर्थिक ताना बाना जो है समाज का जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से उसको विकसित करने का प्रयास करने का एक तरीके से दायित्व राज्य को ऊपर सौंपते हैं। और मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, लेकिन समझ लीजिए कोई भूखा है, ठीक है, आपने उसको अधिकार दे दिया, फंडामेंटल राइट है कि आप जा सकते हैं, लेकिन जब वो पेट से भूखा तो उसका फंडामेंटल राइट का क्या दायित्व रहेगा, वह क्या करेगा, उसको पहले तो उसको रोटी चाहिए। तो इसके संबंध में डीपीएसपी में राज्य को यह बोला गया है कि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये जो अधिकार है सुनिश्चित हो सके, और ये दो जो है अधिकार, मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट जो है और डीपीएसपी हैं, एक दूसरे से अनुपूरक संबंध रखते हैं। ठीक है, इस संबंध में तो अगर ये नहीं होंगे, आय नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं होगी, तो इनका होगा क्या फिर। ठीक है, जब तक ये पूरे नहीं, इसलिए यह दायित्व सौंपा गया है कि आप इनको ऊपर उठाइए और नए मौलिक अधिकारों का जन्म होगा जैसे जैसे राज्य का विकास होगा। तो ये पूरा अधिकारों वाला खत्म हो गया। अब राज्य में 3 चीजें आती हैं, राज्य में विधायिका, ठीक है, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका। अब न्यायपालिका कार्यपालिका में 53 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, उसके बाद 75 अनुच्छेद 75 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करेगा, उसके डायरेक्शन के अनुसार काम करेगा। और इसमें जो है प्रधानमंत्री और उसका नेतृत्व होता है, उसका एक मंत्रिमंडल होता है कार्यपालिका के अंतर्गत, उसके अंतर्गत सारे मंत्रालय होते हैं, फिर वो काम चलता है, यहाँ से फिर व्यवस्था चलती है। विधायिका यानी विधायिका में जो संसद होगी हमारी, संसद 3 से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो कोई भी कानून पारित करना है तो राज्यसभा और लोकसभा में वो पारित होना चाहिए। उसके बाद वो ऑनरेबल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको जो है अपनी अनुमति देंगे और फिर वो कानून लागू हो जाएगा। और फिर कार्यपालिका है जो ये पूरा जो यहाँ पर नौकरशाही है, इस कार्यपालिका के नीचे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर पूरी कार्यपालिका उनके मंत्रालय के नीचे आती है, वह इस कानून को लागू करेगी। अब इस कानून में कोई खामी है, न्यायपालिका के पास जाएगी। न्यायपालिका क्या करेगी, इस संविधान के अनुसार देखेगी कि इस कॉन्टेक्स्ट में उद्देशिका के कॉन्टेक्स्ट में कि जो ये कानून बना है कि यह उद्देशिका कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है, तो उसको देखेगी कि है तो कानून सही है, अगर नहीं है तो कानून 0 हो जाएगा, कानून देश में लागू नहीं होगा। तो ये बेसिकली पूरा चक्कर मैंने बहुत ही समराइज तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से समझाने का प्रयास किया। यही पूरा संविधान है, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, न्यायपालिका के संबंध में विशेष प्रोविजन है, 124 हो गया, 214 हो गया, 32 हो गया, 226 हो गया, ये विशेष अनुच्छेद है। इसके साथ ही संविधान के अंदर अन्य बॉडी जो है यूपीएससी होगी, उसके संबंध में चुनाव आयोग हो गया। जो अन्य संवैधानिक बॉडी है वो ये है, चुनाव आयोग हो गया 324 में, 324 से 329 तक, यूपीएससी हो गया 315 से 320 तक। ठीक है, उसके बाद SC/ST आयोग जो है वो 339 में शायद। ठीक है, तो ये बेसिकली संविधान के अंडर प्रोविजन बनाए गए हैं इन बॉडी के लिए कि ये बॉडी होंगी जो संचालन करेंगे चुनाव का। यूपीएससी जो है, जो यहाँ पर नौकरशाही होती है, जो मुख्य पद होते हैं उनको भरने का प्रयास करेगी। तो ये पूरा संविधान मैंने बहुत ही समराइज और ऑथेंटिक तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है। इतना फास्ट वे में, इतना एडवांस वे में आज तक मुझे लगता है किसी ने संविधान यूट्यूब पर समझा है। और ये वीडियो हर भारतीय के लिए है, हर सच्चे भारतीय के लिए। आपको यह वीडियो हर व्यक्ति को सेंड करना है, हर व्यक्ति को दिखाना है, हर को भेजना है, ताकि जो बेसिक चीज है वो उसको समझ हो, उसके प्रति उसकी समझदारी हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।